Hi, so this is 31st of August 2020, set number 19, 25 MCQs in 30 minutes. So first section है that is about this is about polity. Polity का पहला सवाल है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. Article number 2 of the Constitution gives the right to the government को ये right देता है to create new states into the Union of India which are not part of India already. मतलब कुछ states जो इंडिया के पार्ट नहीं है वो इंडिया में इंक्लूड हो सकते हैं आर्टिकल नंबर 2 से. आर्टिकल नंबर 3 gives the power to the government to change the boundaries of the state within India. विद इन इंडिया जो बाउंड्रीज हैं स्टेट की वो चेंज हो सकती हैं. बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो द राइट आंसर इज दिस सी. दीज टू आर करेक्ट. आर्टिकल 3 में पावर है गवर्नमेंट के पास चेंज द बाउंड्रीज स्टेट विद इन इंडिया, और आर्टिकल 2 से ये एक नए स्टेट को इंक्लूड कर सकता है विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी. सो द राइट आंसर इज दिस सी. So this is question number 2. Which case determine that the preamble is a part of the constitution? Preamble को हम बोलते हैं ID card of the constitution. Preamble जो है ये एक थीम बताता है, टोन बताता है हमारे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का. तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है इस बात पे कॉन्टिन्यूसली डिबेट हुआ है. बेरूबारी, केशवानंद, गोलकनाथ या मिनरवा मिल्स केस. तो बेरूबारी यूनियन में पहले कहा था कि ये प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद में कहा कि यस दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन LIC का भी एक केस था जिसमें रीअफर्म किया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो द राइट आंसर इज दिस बी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 है. करेक्ट आंसर चूज करना है. चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये चार्टर एक्ट्स थे, हर 20-20 साल में आ रहे थे. 1813 देन 1833. 1833 काफ़ी सिग्निफिकेंट है. इसने क्रिएट किया पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल, इंडिया. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने डिप्राइव किया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर. 1833 का जो एक्ट था उसने डिप्राइव किया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को देयर लेजिस्लेटिव पावर. उनके पास लेजिस्लेशन का पावर खत्म हो गया था, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आ रही है. सी. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने इंट्रोड्यूस किया ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, रिमेंबर दिस इज 53, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1892 के एक्ट में. सी. ये एब्सोल्युटली ट्रू है. 1833 का जो एक्ट था इसने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे दिस ईस्ट इंडिया कंपनी में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. 1833 में ही जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर थी वो कम हो गई थी, डिप्राइव हो गई थी, और सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ रही है. अब इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगा इस 1857 के बाद. तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन. 53 करेक्ट है. इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम. ऑल्दो 33 में इसका प्लान था बट वो आगे नेगेट हो जाएगा, फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा. 53 ने इंट्रोड्यूस किया ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम. एंड 1892 में एज सच इस इलेक्शन वर्ड का नाम यूज़ नहीं किया है, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था इलेक्शन का 1892 एक्ट में. सो द राइट आंसर इज दिस डी. A, B, C एंड D इज करेक्ट. ये नंबर 4 है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है. इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं जो कि मिसनोमर है. इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, विधानसभा, और देन स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स वहाँ पे काउंट होंगे. इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे परमानेंट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के. इलेक्टेड चुने हुए लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के. इलेक्टेड मेंबर आएंगे पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. वाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? बिकॉज कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है. इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इलेक्टेड मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं. सो द राइट आंसर इज दिस सी. इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एंड
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो दिस इज अबाउट लोकसभा एंड दिस इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। डी इसमें इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है दिस मेंबर्स ऑफ लोकसभा तो इलेक्टेड है, बट राज्यसभा के मेंबर्स लिखे हुए हैं। तो राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड भी आते हैं। पहले लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड आते थे एंग्लो इंडियन, जो प्रोविजन अब हट गया है 2020 से। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे। सो द सी इज द राइट आंसर इन चारों में से। देन नंबर 5, आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब बराबर होते हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट किसी को डिनाई नहीं करेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लॉज सबके लिए इक्वलिटी प्रोटेक्ट करेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लॉ के सामने सब बराबर है और सभी के जो प्रोटेक्शन है लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू आर्टिकल 14? पहला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे ऐसे आंखों में पट्टी बांधी है, जो भी इसके सामने है वो इक्वल है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, वेयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ ब्रिटिश ओरिजिन है, जबकि जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिकन ओरिजिन है। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में थोड़ा नेगेटिव अंडरटोन होता है और प्रोटेक्शन जो लॉ है इसमें पॉजिटिव होता है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, बोथ। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सभी के जो अधिकार हैं, जैसे हम बात करते हैं कि दिस पर्सन है, ये जैसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हम बात करते हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया है, तो इसमें क्या होता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। तो उस चीज़ में हम सबको बराबर स्केल में नहीं लेंगे, वहाँ हम सोचेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना है हमें। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड दिस लॉ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 दोनों को यहाँ पे बताता है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, बोथ। ये हिस्ट्री का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है नंबर 6, ये बौद्धयान होते हैं। बौद्धयान जो सूत्रा है, ये ग्रुप ऑफ वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट है बौद्धयान सूत्रास। ये ग्रुप ऑफ वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। ये क्या कवर करेंगे? स्टेट क्राफ्ट, धर्म, डेली रिचुअल या मैथमेटिक्स। अब स्टेट क्राफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ना, आप हिंदी में देखोगे तो ये होता है समथिंग लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल। पॉलिटिकल, दिस कैसे शासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो जो बौद्धयान है वो स्टेट क्राफ्ट के लिए नहीं है। बौद्धयान इज नॉट फॉर स्टेट क्राफ्ट। ये धर्म है, डेली रिचुअल है और मैथमेटिक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब द राइट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ। तो राइट ऑप्शन इज दिस बी। बी मीन्स दैट इज 2, 3 एंड 4, धर्म, डेली रिचुअल एंड मैथमेटिक्स। ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बौद्धयान। ये है नंबर 7, बुद्धा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है एग्जाम्स के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्तूपास दैट वर बिल्ट इन द प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। अब जो बुद्धा की जो लाइफ है ना, इसको फिर बाद में स्तूपास एंड ऑल में ये ट्रेजर करते हैं एंड देन फिर प्रोपोगेट करते हैं। लुम्बिनी क्या एसोसिएटेड है बुद्धा की लाइफ में? लुम्बिनी, वेर ही डाइड, बौद्ध गया, दिस अटेन किया है इन्होंने महापरिनिर्वाण, सारनाथ में फर्स्ट विहार, कुशीनगर में ऑर्डिन हिज फर्स्ट डिसाइपल। नाउ सी, लुम्बिनी जो है दैट इज इन नेपाल। अभी यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ था, नेपाल प्राइम मिनिस्टर। तो लुम्बिनी वेर ही डाइड नहीं है, वेर ही बॉर्न है। बौद्ध गया, बौद्ध गया मतलब बुद्धि, मतलब ये महानिर्वाण नहीं होगा, यहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिलेगा, बुद्धि, बौद्ध गया। सारनाथ, सारनाथ से मिलता हुआ वर्ड है सरमन, तो यहाँ पे वो अपना पहला दिस सरमन देंगे। कुशीनगर जो होगा देन यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण होगा। तो ये चारों गलत है, द राइट इज दिस डी, नन ऑफ द अबव, ये सारे करेक्ट नहीं है। अब फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने होल्ड किया था कैबिनेट पोस्ट?
इंडियन वुमेन जिन्होंने होल्ड किया कैबिनेट पोस्ट। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सरोजनी नायडू हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अमृत कौर जी हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट पोस्ट। तो इसमें जो विजया पंडित हैं, विजया पंडित ने पहला जो था 1937 में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैबिनेट पोस्ट इन्होंने होल्ड किया था। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, करेक्ट केवल और केवल 2 है यहाँ पे। देन ये नंबर 3 है। दिस इज अबाउट रिपन्स रिजोल्यूशन। लॉर्ड रिपन थे 1882। लॉर्ड रिपन का जो रिजोल्यूशन था 1882 का, ये एक लैंडमार्क ऑफिशियल स्टेटमेंट था ब्रिटिश इंडिया का। 1882 लैंडमार्क ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये किससे रिलेटेड था? लॉर्ड रिपन का काफ़ी ज़्यादा वर्क है। लॉर्ड रिपन का जो 1882 का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, दैट इज़ अबाउट दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी। ये जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट है, इसमें रिजोल्यूशन 1882 का आया था, दैट इज़ दिस रिपन्स रिजोल्यूशन। ये लैंडमार्क है, अर्ली रिजोल्यूशन है। सो दिस इज सी। ये नंबर 10 है। यहाँ हमें बताना है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए थे। पावरफुल न्यूज़पेपर्स इमर्ज हुए ड्यूरिंग द इयर्स बिफोर द स्वदेशी मूवमेंट। मैच द फॉलोइंग करना है न्यूज़पेपर का और उनके एडिटर का। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अमृता बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। सुधारक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड वॉइस ऑफ इंडिया, एन सेन। अब हमें पता है वॉइस ऑफ इंडिया जो था ना, वो एन सेन नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया थे दादा भाई नौरोजी। तो फोर्थ इज गॉन, फोर्थ इज गॉन, फोर्थ इज गॉन। करेक्ट कोड पूछा है, ए हैज़ टू बी देयर 1 एंड 2। तो ये मैच द फॉलोइंग है। मैनी अ टाइम्स अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, फिर भी एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज सम टाइम्स यहाँ पे ऐसे कुछ एलिमिनेशन वर्कआउट हो जाता है एंड यू गेट टू द राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर है ए। सुधारक जो था वो गोपाल गणेश आगरकर जी का था। ये सुधारक गोपाल गणेश आगरकर एडिटर थे। एंड वॉइस ऑफ इंडिया में दादा भाई थे। पहला और दूसरा करेक्ट है। स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड अमृता बाजार पत्रिका इज बाय मोतीलाल घोष। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 एंड 2, स्वदेश मित्रन एंड अमृता बाजार। सो ये हिस्ट्री के अब अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का मूवमेंट कैसे हो रहा है? सन ईस्ट टू वेस्ट आता है, तो हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं नॉर्थ पोल के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे अर्थ मूव हो रही है। अर्थ अगर सडनली स्टॉप कर देगी स्पिनिंग तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर वुड कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इंस्टेंटली। अब यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो है इमीजिएटली। पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, इमीजिएटली। एटमॉस्फेयर वुड कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इंस्टेंटली। एटमॉस्फेयर कंप्लीटली ऐसे स्टैंड स्टिल हो जाएगा इंस्टेंटली। ऑब्जेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ द अर्थ वुड बी थ्रोन अवे विद ग्रेट स्पीड। जो अर्थ पे यहाँ पे टॉप पे हैं। एवरी स्पॉट इन द अर्थ वुड हैव परमानेंट डे टाइम और नाइट टाइम ऑल ईयर अलोंग। इट वुड फ्रीज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये फ्रीज जो होगा वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो होगा नहीं। अर्थ ने ऐसे स्टॉप कर दिया तो हाफ पार्ट सन का दिख रहा है, हाफ पार्ट नहीं दिख रहा है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे पूरा अर्थ फ्रीज नहीं होगा, कोट नहीं होगा। हर स्पॉट जो अर्थ है वो परमानेंट डे टाइम और नाइट टाइम ऑल ईयर अलोंग हो जाएगा। एवरी स्पॉट इन द अर्थ, ये भी इमीडिएटली नहीं होगा। देन सेकेंड है ऑब्जेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ द अर्थ वुड बी थ्रोन अवे विद ग्रेट स्पीड। दिस हैज़ टू बी देयर। ये जो स्पिन है इमीडिएटली क्या होगा? ये स्पिन ये थ्रोन अवे होगा। एटमॉस्फेयर वुड कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इंस्टेंटली। ये भी तुरंत नहीं होगा, ऑल्दो एटमॉस्फेयर लूज होगा बट इंस्टेंटली नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नाउ ये नंबर 12 है, डोलड्रम्स। डोलड्रम्स क्या होते हैं? डोलड्रम्स आते हैं यहाँ पे जब हवा सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंस्टेड वो हवा ऊपर की तरफ मूव हो रही है। तो डोलड्रम इज द पॉपुलर नॉटिकल टर्म दैट रेफर्स टू द बेल्ट अराउंड द अर्थ नियर द इक्वेटर, जहाँ पे सेलिंग शिप्स समटाइम्स गेट स्टक ऑन विंडलेस वाटर। शिप्स जा रही हैं, अचानक से हवा नहीं है वहाँ पे, सो ये बोलते हैं कि कॉट इन डोलड्रम्स। समटाइम्स लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है तो भी बोलते हैं लाइफ इज स्टक इन डोलड्रम्स। ये जो विंडलेस वाटर होता है ये एसोसिएटेड विद वॉट होगा? इंटेंस सोलर हीटिंग होती है नियर द इक्वेटर में। रीज़न क्या है यहाँ पे? इंटेंस सोलर हीटिंग हो रही है इक्वेटर पे।
अब इक्वेटर पे हीटिंग होगा तो राइज होगा, विंड ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे विंड अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली दिस एक्सिस में नहीं हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, तो शिप्स मूव नहीं हो पाएगी बिकॉज शिप्स ऊपर तो जा नहीं सकती है। एब्सेंस ऑफ ट्रेड विंड एट द इक्वेटर, नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एब्सेंस नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ट्रेड विंड्स नहीं होगा, ट्रेड विंड्स आर देयर बट दिस डोल्ड्रम के कारण ऊपर राइज हो रहा है। रिलेटिव एब्सेंस है लैंड मास का एट द इक्वेटर कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर में कंपेयर टू द नॉर्दर्न, ये भी अगेन नॉट रेलेवेंट, बोगस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, वन ओनली, केवल ये करेक्ट है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। डोल्ड्रम्स जो होते हैं वो होते हैं इंटेंस सोलर हीटिंग है नियर द इक्वेटर, तो वाटर ऐसे एयर ऊपर ऐसे राइज होता है, शिप मूव नहीं हो पाती है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे पासेस हैं, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट करना है माउंटेन पासेस वेस्टर्न इंडिया के और किस रीजन को वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये थाल घाट है, ये भोर घाट है, ये पाल घाट है और ये सेनकोटा है। तो थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, नासिक टू मुंबई, भोर घाट मुंबई टू पुणे, पाल घाट पुडुचेरी टू तमिलनाडु, सेनकोटा पास दिस कोडाई कनाल टू मदुरई। इनमें करेक्ट क्या है, तो जो थाल घाट है नासिक टू मुंबई ट्रू, भोर घाट है मुंबई टू पुणे ये भी ट्रू, पाल घाट है, पाल घाट इज रॉन्ग, ये पुडुचेरी नहीं है, पुडुचेरी टू तमिलनाडु नहीं है, ये पलक्कड़ है, पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, पलक्कड़ एंड दिस कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। सेनकोटा पास जो होगा ये तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट करेगा मदुरई से, तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, ए 1 एंड 2। ये नंबर 14 है। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सो कॉल्ड दक्षिण गंगा क्या है। करेक्ट यहाँ पे चूज करना है, मूसी रिवर, प्राणहिता रिवर, मंजिरा रिवर, वेन गंगा रिवर। रीड दिस एनसीईआरटी चैप्टर ड्रेनेज, हर सवाल सही होगा, रीड इट 2-3 टाइम्स। दक्षिण गंगा, मूसी, प्राणहिता, मंजिरा, वेन गंगा। सो द राइट आंसर इज दिस बी, बी मीन्स 2, 3, 4। मूसी जो है ये दक्षिण गंगा मतलब गोदावरी में नहीं आएगी, मूसी जाएगी कृष्णा रिवर में, सो दिस इज रॉन्ग, 2, 3, 4 इज द राइट ऑप्शन। नाउ नंबर 15 है जूट फाइबर। जूट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, रोप्स बनती है, कारपेट्स बनते हैं। जूट फाइबर जो होता है वंस अपॉन अ टाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी होता था, कैश क्रॉप, फिर आ गए ये सिंथेटिक नेचुरल और जूट अपना शीन खोने लग गया। जूट फाइबर क्रॉप है इंडिया में, ये अब कहाँ पे मिलेगा। इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अभी जैसे विंटर सीजन है, क्रॉप्स के सीजन होते हैं राबी, खरीफ और जायद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सीजन कांस्टेंट होते हैं, क्रॉप इनकी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। ये कल्टीवेट मेनली होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन में। जूट क्या विंटर में होगा। जूट का रिक्वायर्ड होता है प्लेन अलुवियल सॉइल एंड स्टैंडिंग वाटर, प्लेन सॉइल और स्टैंडिंग वाटर चाहिए। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया मेजर प्रोड्यूसर हैं जूट के। ईस्टर्न दिस बंगाल टुवर्ड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ये मेजर हैं। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी हो रही है, अलुवियल सॉइल है। बट ये विंटर नहीं होगा, विंटर क्यों नहीं होगा, बिकॉज जूट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये विंटर नहीं, रेन्स एंड इसके टाइम पे ये जूट कल्टीवेशन मेनली होता है। सो द राइट आंसर इज दिस ए, 2 and 3, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग, विंटर इज नॉट देयर। तो ये ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कुछ चीज़ें होती है क्वालिटेटिव, सर्टेन चीज़ें होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये हम मेजर कर रहे हैं नंबर से, तो ये क्या हुआ क्वांटिटेटिव। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक नंबर है, फिगर है, तो ये क्वांटिटेटिव। पर कैपिटा इनकम एक नंबर है, फिगर है, तो ये क्या होगा क्वांटिटेटिव। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वालिटेटिव इज, क्वालिटेटिव मतलब उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, दैट इज दिस क्वालिटेटिव इन नेचर है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, डेवलपमेंट हुआ है। अब डेवलपमेंट हम ट्राई करते हैं इंडिकेटर्स से गेज करने का, बट वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली आप बता नहीं सकते कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कोई फॉर्मूला कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं हो सकता है। सो दिस इज बी, ये क्वालिटेटिव चीज़ है। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिस रेपो, रिवर्स रेपो, रेट कट, इन सब की बात किया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये डिज़ाइन है विद एन ऑब्जेक्टिव। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना,
रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट को, जनरेट करना सरप्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को एम्फेसाइज कराना। अब यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्टिव। जहाँ भी ऑब्जेक्टिव लिखा है ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होते हैं। पर्पस ब्रॉडन हो सकता है बट ऑब्जेक्टिव आर ऑलवेज वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो इसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज सी। सी मीन्स रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ओनली। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ± 2% इन्फ्लेशन। ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नंबर 18। कंसिडर करें फॉलोइंग अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसकी जो रेट है इट इज़ रेट एट विच शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो फंड्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, पैसे की ज़रूरत होती है इन्हें, तो जब इन्हें सडन ऐसा कुछ ज़रूरी पड़ रहा है तो एमएसएफ से ये लॉन्ग टर्म नीड्स वैल्यू ले सकते हैं। फंड्स जो होते हैं बोरो होते हैं रेट हायर देन द प्रिवेलिंग अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये एलएएफ जो होता है ना ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। एमएसएफ होता है जब शॉर्ट टर्म मिसमैच कुछ हो रहा है, इन्हें अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए तो उसके लिए एमएसएफ होती है। अब अर्जेंटली शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए तो रेट उसकी ज़्यादा होगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली इज करेक्ट। इसकी जो रेट्स होती है वो हाई होती है एलएएफ से, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये है नंबर 19। दिस इज अबाउट रीजनल रूरल बैंक RRB, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, ये रीजनल रूरल बैंक होते हैं। बाय द मैंडेट, इनका जो मैंडेट है देयर ऑपरेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरिया, बिकॉज ये रूरल है तो रूरल में काम करेंगे। दीज बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जैसे कुछ बैंक्स हमने देखे थे वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं बट क्रेडिट नहीं कर सकते। तो RRB भी क्या वैसे होते हैं। सम डिस्ट्रिक्ट्स में दे आर नोडल एजेंसी हैं और वो MG नरेगा की वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का। अब इसमें ट्रू क्या होगा? ये RRB आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये MG नरेगा की वेजेस ज़रूर देते हैं, कुछ एरिया में वर्क करते हैं। बिकॉज ये प्रॉपर बैंक है तो ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों कर सकते हैं, तो ये कैन नॉट तो नहीं होगा। इनका ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि ये केवल रूरल एरिया में आएंगे। समटाइम्स आप अर्बन लोकेशन में भी RRB की ब्रांचेस होती हैं, बट दे आर नॉट, दे आर कमर्शियल बैंक, दे आर नॉट। तो ये भी गलत है। सो राइट ऑप्शन इज दिस सी। केवल ये करेक्ट है। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स दे आर नोडल एजेंसी फॉर डिसबर्समेंट ऑफ MG नरेगा। ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज दे कैन प्रोवाइड क्रेडिट डेबिट। ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज रूरल नहीं अर्बन में भी हो सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज वो कमर्शियल बैंक भी हैं। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 4। ये नंबर 20 है। अक्सर बात हो रही है जो हमारे यहाँ डेफिसिट भी हो रहा है, इन सब की प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टेज ऑफ फंडिंग है, मनी है, तो क्यों ना हम करें प्रिंट करेंसी। जो डेफिसिट है उसको हम फाइनेंस कर दें बाय प्रिंटिंग जनरेटिंग न्यू करेंसी, प्रिंट कर दें करेंसी। बट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं दिस इज़ नॉट राइट, कॉशन करते हैं प्रिंटिंग करेंसी पे। वाई? बिकॉज प्रिंटिंग करेंसी जो होता है उससे इन्फ्लेशनरी टैक्टिक्स आएंगे, इन्फ्लेशनरी मूड आएगा। इट मे नॉट बी अकॉम्पेंड विद साइमल्टेनियस एक्सपांशन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि अचानक बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आएंगी। बट वो जो पैसा आएगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अकॉम्पेंड नहीं हो पाएगा, साइमल्टेनियस एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी का। तो दिस इज ट्रू। ऐसा ऐसा माना जाता है कि अचानक से इन्फ्लेशनरी दिस ट्रेंड आ जाता है और वो एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये हमेशा यूजुअली लास्ट ऑप्शन माना जाता है प्रिंटिंग करेंसी। इसके लिए ज़रूरी है गोल्ड बैकिंग करें विच पुशेस द प्राइस ऑफ गोल्ड इन इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया, बिकॉज गोल्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये जो तरीका है ना ये पहले होता था, ये लॉन्ग टाइम बैक ख़त्म हो गया है कि गोल्ड के साथ बैक करके हम नया करेंसी प्रिंट करेंगे। पहले होता था, अब RBI जस्ट गारंटी देती है। गोल्ड बैकिंग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं वर्क करता है। सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1 ओनली। सो ये इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस मूव टू दिस करंट अफेयर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जिस गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, PSUs हैं, इनको कुछ सामान खरीदना है, प्रोक्योरमेंट करना है, ये टॉप प्रायोरिटी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की। इस कॉन्टेक्स्ट में ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस काफ़ी न्यूज़ में है। जेम जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ऐसे ही जेम है।
जेम कंसिडरेबली रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरफेस इन ऑर्डर प्लेसमेंट एंड पेमेंट प्रोसेस फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इससे क्या होता है, कटिंग डाउन करप्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर भी होता है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि सब चीज़ें हो जाए ऑटोमेटिक, कंप्यूटराइज्ड, फेसलेस दिस असेसमेंट हो, ताकि ह्यूमन लेट दिस जितनी भी वर्चूज नॉट डिजायरेबल है वो रिमूव हो जाए। All the documents on GEM are e-signed at various stages by the buyer and seller that make it secure and transparent. Now this is a good thing. E-signed होगा तो उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और सिक्योरिटी, फेथफुल होगा ये ट्रांजेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ ट्रू है, दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2 दोनों ट्रू है। ह्यूमन एरर का यहाँ पे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं और ये ई साइंड है ताकि सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे में ये आगे बढ़े। सो GEM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस। ये एक टर्म आता है वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये अभी न्यूज़ में था। ये इम्प्लीमेंट हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैल्यू कुछ इंजीनियरिंग है, प्रोग्राम है DST। ये करेगा टेक्नोलॉजी और मटेरियल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, बिकॉज जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के रोड्स होते हैं, NHAI होती है, इन्होंने देखा है कि काफ़ी डिफिकल्टी आती है एंड कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है दिस रोड का बनाने का। तो देवर थिंकिंग की बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, नई टेक्नोलॉजी से बनाए, रोड्स लॉन्ग लास्टिंग भी हो और कम कॉस्ट में डेवलप हो। तो उसके लिए ये वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेके आए थे। बट ये DST का नहीं होगा, ये इनका खुद का रोड दिस हाईवे मिनिस्ट्री इन्हीं का ही है ये। सो दिस इज नॉट DST, दिस इज MORTH। नाउ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ये क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ट्रू, DST इज रॉन्ग। ये है गवर्नमेंट कंसिडर करेगी विलेज इलेक्ट्रीफाइड। अभी बहुत सारे विलेजेस हैं, उनको हमने डिक्लेयर किया कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट कंसिडर करती है विलेज इलेक्ट्रीफाइड कब, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विलेज का, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउस का, सम पब्लिक प्लेसेस का, उनमें पावर आ जाए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर इट इज़ कनेक्टेड टू लोकल पावर ग्रिड एंड इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन सोर्स भी हो, वहाँ पे कुछ सोर्स हो, इंडिपेंडेंट हो। अब ये तो लग ही रहा है बोगस, ऐसा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन सोर्स इज नॉट पॉसिबल। बेसिक इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और 10% ऑफ उसके हाउस होल्ड हो और सम पब्लिक प्लेसेस के पास पावर हो। तो यहाँ ऑल लिखा था, यहाँ पे लिखा है 10%। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड सो बेस्ड ऑन एनर्जी इंटेंसिटी, कि कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगेन ये भी बोगस है, ऐसा कुछ तरीका हो नहीं सकता कि एक ही घर ने अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन किया तो एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज अगेन बोगस, दिस इज ऑल्सो बोगस। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, ऑल तो हो नहीं सकता, तो 10% इज द क्राइटेरिया। 23 का सी। ये 24 है। अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है एल्गोरिदम, जैसे यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है कि कौन से वीडियोस ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर होंगे जिसमें लाइक्स ज़्यादा आते हैं, इस टाइप से। तो वो एल्गोरिदम वर्क करता है, वो फिर ज़्यादा आगे ट्रेंड होने लग जाता है। ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो होती है फाइनेंशियल मार्केट में, इसका क्या मतलब है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, एनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में होगा। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन ऑर्डर जो है ये जनरेट होंगे यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल। नाउ मैथमेटिकल मॉडल से अपने कोड्स बनाए, एल्गोरिदम बना दिया, वो लॉजिकली फिर ट्रांजैक्शंस करेगा ऑटोमेटिकली। ट्रेड हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द कन्वेंशनल एक्सचेंजेस बेस्ड ऑन अ प्री डिसाइडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये बोगस है। ऐसा प्री डिसाइडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ऐसा नहीं है। एनी ट्रेडिंग दैट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग, दिस इज अगेन बोगस, इररेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। एल्गोरिदम होता है, जैसे आपने लिख दिया जहां भी 2+2 आ रहा है वहां आपको 4 लिखना है, तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसी को देखेगा, जहां 2+2 होगा वो 4 कर देगा। तो ये एल्गोरिदम हुआ। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जनरेटिंग यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल, एल्गोरिदम। अब ये 25 है। ये कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया में है, NCERT क्लास 11, ये काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेक्शन है इकोनॉमी का। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ये कुछ स्कीम्स हैं। आम आदमी बीमा योजना, दिस इज फॉर इंश्योरेंस फॉर दिस नॉर्मल आम आदमी इन दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर्मरली थी। अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होते हैं ना, इनके पास रेगुलर दिस कंपनसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ये इंश्योरेंस एंड ऑल नहीं होता है। तो दैट इज वाई ये दोनों स्कीम्स हम लेके आए थे इनके लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज प्राइमरली फॉर दिस एक्सीडेंट, इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए 1 and 2। तो आज हमने देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आम आदमी बीमा योजना एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। दिस इज ओपन सुरक्षा बीमा योजना। ये है दिस एल्गोरिदम ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में, तो ये ऑटोमेटिक मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। ये गवर्नमेंट कंसिडर करेगी विलेज को इलेक्ट्रीफाई अगर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और 10% हाउस होल्ड और पब्लिक प्लेसेस में पावर आ गया है। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम होगा दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ये GEM है, दोनों चीज़ें, करप्शन कम करना है और ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी लाना है। दिस इज अबाउट इंडियन इकोनॉमीज। प्रिंटिंग मनी नहीं होता है बिकॉज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आएगी और ग्रोथ नहीं हो पाती है। MG नरेगा रीजनल रूरल बैंक ट्रू है, बट ये कमर्शियल बैंक है, रूरल नहीं, ये अर्बन में भी हो सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड दोनों इशू होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, LAF से हायर रेट होता है इसका। देन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इन्फ्लेशन, दिस इज अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। ये जूट फाइबर क्रॉप है, जूट फाइबर क्रॉप दिस रेंज में होती है। दिस इज दक्षिण गंगा, गोदावरी एंड ट्राइब्यूटरीज। दिस इज अबाउट पासेज हैं वेस्टर्न इंडिया के, थालघाट, भोरघाट, पालघाट एंड सेनकोटा पास। ये है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स कब बनते हैं? इंटेंस सोलर हीटिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे हवा बह रही है, यहाँ पे शिप आ गई तो वो मूव ही नहीं होगी बिकॉज ऐसे मूवमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल दिस मूवमेंट नहीं है विंड का। अगर अर्थ स्टॉप करेगी स्पिनिंग तो इमीडिएटली अगर स्टॉप होगा तो हम तुरंत थ्रो हो जाएंगे अवे विद ग्रेट स्पीड। कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पेपर्स हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सुधारक इज बाय गोपाल गणेश आगरकर एंड वॉइस ऑफ इंडिया इज दादा भाई नौरोजी। रिपन रेजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पायोनियर इन्हें माना जाता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन दैट इज दिस सरोजनी नायडू नहीं है, फर्स्ट है प्री इंडिपेंडेंट में विजया पंडित जी और पोस्ट इंडिपेंडेंट में अमृत कौर। बुद्धा की लाइफ है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर। देन ये बौद्ध ध्यान है, स्टेट क्राफ्ट नहीं है, धर्म, रिचुअल और मैथमेटिक्स है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 14 एंड दिस इज प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। ये है चार्टर एक्ट्स। दिस इज अबाउट प्रीएम्बल एंड दिस इज आर्टिकल 2 and 3। So this is set number 19. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.